वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी आरओ एआरओ के इम्पॉर्टेंट वीडियो की श्रृंखला में उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम लोग स्पेशल डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित अब तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनको जो है इस वीडियो में हम लोग जो है चर्चा करेंगे, और इसके साथ में उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं उसको भी हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो यह जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव वीडियो है, तो इसको जो है आप ज़रूर देखिए। ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो है एक रामबाण वीडियो है। तो इस वीडियो की जो है शुरुआत हम अपने पहले प्रश्न के साथ करेंगे। जैसा कि हमारे सामने जो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं वह कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित है। ठीक है, तो कांग्रेस का अधिवेशन मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ पे बात की जा रही है। तो प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, उनको विशेष तौर से ध्यान में रखने की ज़रूरत होती है कि आपसे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं वह उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम हैं, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ और इलाहाबाद। तो इन चार में जो सही उत्तर है वो है इलाहाबाद। देखिए, जो उस समय जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1888 में। ठीक है, तो 1888 वाला जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो इलाहाबाद में होता है, जो आज की डेट का क्या है, प्रयागराज। तो अब जानेंगे कि इससे संबंधित और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस क्रम में हम लोग जानेंगे कि अब तक उत्तर प्रदेश में कहाँ या किन किन शहरों में आईएनसी या इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। तो ये पूरी लिस्ट है। ये देखेंगे कि किस वर्ष में ये अधिवेशन हुआ है, किस शहर में हुआ है, और वह कांग्रेस का किस नंबर का अधिवेशन था या कौन सौवां जो है अधिवेशन था। इसके साथ में उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी ये भी हम जो है इस लिस्ट से जानेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो उत्तर प्रदेश में आईएनसी का पहला अधिवेशन होता है वह होता है 1888 में, और यह आईएनसी का चौथा अधिवेशन होता है। ध्यान रखिएगा, 1888 1888 इलाहाबाद में होता है, जो आज की डेट का प्रयागराज है। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल करते हैं। कौन? जॉर्ज यूल। और यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसी अंग्रेज के द्वारा पहली बार कब किया गया? 1888 में इलाहाबाद में। और जॉर्ज यूल जो है वो पहले अंग्रेजी अध्यक्ष होते हैं। अब इस क्रम में यह जो अधिवेशन था वो किस नंबर का था? 4th नंबर का। तो जो चौथा अधिवेशन होता है आईएनसी का वो इलाहाबाद में होता है 1888 में, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल करते हैं। और खासियत क्या है कि पहले अंग्रेज हैं जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो अधिवेशन होता है 1892 में होता है, 1892, और ये भी अधिवेशन जो है वो इलाहाबाद में ही होता है। इसकी अध्यक्षता ध्यान दीजिएगा WC बनर्जी करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? WC बनर्जी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब 1899 का जो अधिवेशन है वह लखनऊ में होता है, लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता रोमेश चंद्र दत्त करते हैं। अब देखिए, जो 1892 वाला जो अधिवेशन है वो 8th अधिवेशन है। ठीक है, जो 8वां आईएनसी का अधिवेशन होता है वो 1892 में इलाहाबाद, और अध्यक्षता WC बनर्जी करते हैं। 1899 वाला अधिवेशन लखनऊ में होता है, जिसकी अध्यक्षता रोमेश चंद्र दत्त करते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में RC दत्त ये भी बोला जा सकता है। और यह जो है 15वां, ठीक, 15th आईएनसी का अधिवेशन होता है। इसके बाद में 1905 में बनारस में, उत्तर प्रदेश के शहर बनारस में अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु भी बोला जाता है। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनारस में 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है,
और यह किस क्रम का अधिवेशन है? 21st। तो जो 21वां अधिवेशन आईएनसी का होता है वो होता है बनारस में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं, और यह अधिवेशन कब होता है? 1905 में। अब इसी क्रम में 1910, ठीक, 1910 में फिर से इलाहाबाद में जो है अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता सर विलियम बेडरबर्न, फिर किसी यूरोपियन के द्वारा जो अध्यक्षता की जा रही है वो 1910 में इलाहाबाद में की जा रही है, ठीक है। और यह कांग्रेस का 26वां अधिवेशन होता है, 26 नंबर का अधिवेशन फिर से इलाहाबाद में होता है 1910 में, जिसकी अध्यक्षता एक यूरोपियन के द्वारा की जा रही है, सर विलियम बेडरबर्न। 1916 का अधिवेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और जिसको जो है लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो 1916 का अधिवेशन लखनऊ में होता है, जिसकी अध्यक्षता AC मजूमदार के द्वारा की जाती है, और यह आईएनसी का 32वां अधिवेशन होता है, ठीक है। तो 32nd मतलब कि जो 32वां अधिवेशन है वह 1916 लखनऊ, जिसकी अध्यक्षता AC मजूमदार करते हैं। अब 1925 का जो अधिवेशन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट किस वजह से हो जाएगा अभी मैं बताता हूँ। 1925 वाला जो अधिवेशन है वह कानपुर में होता है, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करती हैं। कौन करती हैं? सरोजिनी नायडू। और इम्पॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है कि आपसे अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उस पहली भारतीय महिला का नाम बताइए जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो इस क्रम में जो नाम आता है सरोजिनी नायडू का, और ये 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता करती हैं, ठीक। और यह किस क्रम का अधिवेशन है? तो यह है 41st, ठीक है, 41वां। तो जो 41वां आईएनसी का अधिवेशन होता है वो होता है कानपुर में 1925 में, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू करती हैं। अब इसी क्रम में अगर आपसे पूछा जाए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला का नाम बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे 1917 का जो अधिवेशन कलकत्ता में होता है, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती हैं, वह पहली महिला होती हैं जो आईएनसी की अध्यक्षता करती हैं, ठीक है। तो पहली महिला के तौर पे एनी बेसेंट का नाम, और किस वर्ष? 1917। और कौन सा अधिवेशन होगा? 33, मतलब कि 33वां जो अधिवेशन कानपुर में कलकत्ता में होता है 1917 में, उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट करती हैं। और एनी बेसेंट आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी, तो सरोजिनी नायडू का नाम बताइएगा, जिसकी जो है 1925 में कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। अब चलते हैं आगे। 1936 का जो अधिवेशन होता है वो लखनऊ में होता है। कहाँ पे? लखनऊ में, और जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है, और यह अपने क्रम का 50वां, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो 50वां जो 50th जो अधिवेशन होता है एनसी का वो लखनऊ में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है, और यह 1936 में होता है। 1946 1946 ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1946 का जो अधिवेशन है वो मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी के द्वारा की जाती है। और ध्यान रखिएगा आज़ादी से पहले, ठीक है, आज़ादी से पहले आईएनसी का जो अंतिम अधिवेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अंतिम अधिवेशन होता है 1946 में कहाँ होता है? मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी करते हैं। अब इस लिस्ट में हम कुछ इम्पॉर्टेंट बात और निकाल के आएंगे। क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि इलाहाबाद में हुए टोटल कितने अधिवेशन हुए, ठीक, तो 1888 का 1, 1892 का 2, 1910 का 3, तो 3 अधिवेशन जो है इलाहाबाद में हुए हैं, तो ये याद रखिए। फिर अगर इसी तरीके से पूछ लिया जाए कि लखनऊ में कुल कितनी बार अधिवेशन हुआ है आईएनसी का, तो 1 1899 वाला 1, फिर उसके बाद 1916 वाला 2, फिर इसके बाद 1936 वाला जो है वो 3। तो 3 अधिवेशन जो है वो इलाहाबाद में होते हैं और 3 अधिवेशन लखनऊ में। तो इस तरीके से भी अगर प्रश्न पूछे जाएं तो इस तरह के फैक्ट को जो है अपने दिमाग में रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा,
ये जो आखिरी अधिवेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, 1946 में मेरठ में, वह अपने क्रम का 55वां, ठीक, 55th INC का अधिवेशन होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश में ध्यान दीजिएगा, वैष्णववाद के सनकादि, ठीक है, सनकादि संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो थे निम्बार्क। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय है, वह जो है वो कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें हंस संप्रदाय, देवऋषि संप्रदाय, इसके कुछ अन्य नाम हैं। तो ये भी याद रखिएगा, हंस संप्रदाय पूछा जाए तो उसके संस्थापक पूछा जाए तो निम्बार्क बोलिएगा। ठीक है, क्योंकि जो सनकादि संप्रदाय है उसको हंस संप्रदाय के नाम से भी जानते हैं और देवऋषि संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको रखिए, ये हाल फिलहाल में पूछा गया है EPPSC AE 2021 के पेपर में। ठीक है, तो किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस, ध्यान दीजिए इसको, भारत का एथेंस कहा है? तो ये है बर्नियर। ठीक, तो बर्नियर जो है वो फ्रांस का एक चिकित्सक था और यह दारा सिकोह के टाइम पे आता है। किसके टाइम पे? मुगल शासक दारा सिकोह के टाइम पे आता है। और बर्नियर पेशे से होता क्या है? यह एक डॉक्टर रहता है, चिकित्सक रहता है, और कहाँ का, किस देश का? तो फ्रांस का। तो यहाँ पे क्या याद रखेंगे? फ्रांसीसी यात्री कौन? बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा है। अगला प्रश्न, चंदावर, यहाँ पे बोला जा रहा है चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति कहाँ पे है? ठीक है, तो जो चंदावर है वह एक जगह है जहाँ पे 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। ठीक है, चंदावर का युद्ध होता है, और ये जो चंदावर का युद्ध है, ये जो चंदावर का युद्ध है वह जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। ठीक है, अब मोहम्मद गोरी जो है जयचंद को बुरी तरीके से पराजित करता है। अब इसी क्रम में ये पूछा जा रहा है कि ये जो चंदावर है वह कहाँ पे है? ठीक, तो आज की डेट में जो है इसकी स्थिति उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में मिलेगी, जो कि यमुना नदी के तट पर है। ठीक, नदी कौन सी है? यमुना नदी। और आज की डेट में ये जो जिला होगा वो कौन सा होगा? इटावा जिला। तो इटावा जनपद के यमुना नदी के तट पे वो जो है वो चंदावर जगह है, जहाँ पे 1194 में जो है चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच। नेक्स्ट, 1924 में संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश है, ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम जो है वो चेंज करके उत्तर प्रदेश रखा गया। इसी वजह से 24 जनवरी को हर साल जो है अब उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 2018 से। तो ये भी याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पे आते हैं। 1924 में संयुक्त प्रांत, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश कि किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो ये जो बैठक हुई थी वो हुई थी कानपुर में। तो 1924 में 1924 में पूरे भारत से क्रांतिकारियों को जो है वो बुलाया गया था, और यह बैठक जो है वो कानपुर में हुई थी। और वहीं पे HRA, ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की जाती है। और इसके जो प्रमुख लीडर होते हैं उसमें सचिन नाथ सन्याल का नाम होता है और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम होता है। ठीक, आगे चलकर, ये तो कानपुर में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ। आगे चलकर अगर हम लोग बात करें तो 1928 में यही संस्था जो है आगे चल के HRSA कहलाती है, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। ठीक है, तो इसका भी नाम याद रखिएगा। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, ये 1928 की है और इसकी स्थापना होती है दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में? ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें जो उत्तर प्रदेश में है वो है हुलास। ठीक, क्या? हुलास।
रोपण जो है वो पंजाब में है, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, बनवाली हरियाणा में है। तो हुलास जो है वो उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड, ध्यान दीजिएगा, काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था, ठीक है। तो उनका नाम बताना है जो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे। तो दिए गए ऑप्शन में जो सही नाम है वो है खुदीराम बोस, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। तो जानते हैं खुदीराम बोस के बारे में, ठीक। बाकी की ये जो तीन है, राजेंद्र लहड़ी हो गए, अशफाक उल्ला खां हो गए और रोशन सिंह, ये जो है वो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित थे। जो नहीं थे वो कौन थे? खुदीराम बोस। देखिए, तो 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी, इन्होंने किंग्स फोर्ड, ध्यान दीजिएगा, किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने के आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908, ध्यान दीजिएगा 11 अगस्त 1908, ये डेट याद रखना है। मतलब उस समय इनकी जो एज होगी वो 18 वर्ष के आसपास थी, ठीक। मुजफ्फरपुर जेल में उनको फांसी दे दी गई। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि जो खुदीराम बोस हैं उनको फांसी जो है कब दी गई थी और किस जेल में दी गई थी, ठीक है। तो जेल का नाम मुजफ्फरपुर जेल, और कब? 11 अगस्त 1908, और उस समय इनकी जो उम्र थी वो 18 वर्ष के आसपास थी। तो ये फैक्ट जो है थोड़ा याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान उत्तर प्रदेश में से कुल भारत के प्राचीनतम 16 जो महाजनपद थे वो उत्तर प्रदेश में कितने थे, ठीक। तो 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में जो महाजनपद थे उनकी संख्या पूछी जा रही है। तो उनकी संख्या थी 8, ठीक है। तो 16 महाजनपदों में से जो आधे हैं, मतलब कि 8 जो महाजनपद हैं वो उत्तर प्रदेश में थे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो अंगुत्तर निकाय है, ठीक है, जो अंगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म का, उसमें जो है 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। अब हम जानेंगे थोड़ा डिटेल में कि ये जो 16 महाजनपद थे उनका विस्तार कहाँ कहाँ पे था, ठीक है। तो देखिए, बिहार में जो है 16 महाजनपदों में 3 बिहार में थे, कौन? मगध, अंग और वृज। तो ये हो गया मगध, अंग और वृज, ये किस क्षेत्र में? बिहार में। उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए, बिहार में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनकी संख्या थे 3। उत्तर प्रदेश में जो महाजनपदों की संख्या थी वो थी 8, कौन? काशी, कौशल, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, सुरसेना और चेदी। इनकी पोजीशन देखिए ध्यान से, कुरु, पंचाल, सुरसेना, कौशल, वत्स, चेदी, काशी और मल, ये 8 कहाँ हो गए? उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे 1 अवंती, ठीक। तो इसकी पोजीशन क्या है? ये। राजस्थान में 1, ठीक है, राजस्थान में 1, कौन सा? मत्स्य, यही ध्यान में रखना है। साउथ इंडिया की अगर बात किया जाए तो साउथ इंडिया में जो महाजनपद था वो था असमक। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि साउथ इंडिया में स्थित, ठीक है, साउथ इंडिया में स्थित उस महाजनपद का नाम बताइए जो 16 महाजनपदों में से एक था। तो असमक का नाम याद रखिएगा। इसकी पोजीशन जो है गोदावरी नदी के तट पे थी, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे एक कंधार और कंबोज, ये जो 2 क्षेत्र थे, ठीक है। तो इनका जो एक्सटेंशन जो है आज की डेट का जो कश्मीर है वहाँ, और अफगानिस्तान और थोड़ा सा पाकिस्तान, तो ये जो क्षेत्र हैं इनमें जो है ये कंधार और कंबोज की स्थिति मिलती थी। अब हम क्या करेंगे कि जो ये 16 महाजनपद थे, ये महाजनपद और उनकी जो राजधानी थी, ठीक, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस महाजनपद की कौन सी राजधानी है। और मैचिंग वाले जो प्रश्न होते हैं उनमें जो है वो खास तौर से पूछा जाता है। तो इसमें क्या करेंगे हम, महाजनपद, उनकी कैपिटल मतलब कि राजधानी, और वर्तमान में जो है वो किस जिले या किस राज्य में पड़ेगी उनकी स्थिति वो जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अंग है, अंग महाजनपद, इसकी कैपिटल है चंपा, क्या है? चंपा। और आज की डेट में मुंगेर और भागलपुर का जो एरिया है बिहार का राज्य का, वहाँ पे ये वाला क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। मगध की अगर बात की जाए तो इसकी जो कैपिटल है, राजधानी, गिरिवर्ज और राजगिरी, ठीक। तो राजगीर या गिरिवर्ज, ठीक है, वो मगध महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। और आज की डेट में यह क्षेत्र कहाँ मिलेगा? गया और पटना के पास। काशी की बात की जाए तो काशी की कैपिटल काशी ही थी, और यह आज की डेट का बनारस, उत्तर प्रदेश।
वत्स की अगर बात की जाए तो वत्स की कैपिटल कौशाम्बी, ये भी जो है उत्तर प्रदेश में मिलेगा, जो कि वर्तमान में प्रयागराज कौशाम्बी वाला क्षेत्र है, ठीक है। और आज की डेट में कौशाम्बी जो है वो जिला है, जो कि इलाहाबाद से ही निकल के बना हुआ था, ठीक। कौशल की अगर बात की जाए तो इसकी कैपिटल श्रावस्ती, और ये जो है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे आपको ये वाला महाजनपद जो है वो मिलेगा। सौरसेना की अगर बात की जाए तो इसकी कैपिटल मथुरा, ये भी उत्तर प्रदेश में है, जो कि आज की डेट में मथुरा वाले क्षेत्र में है। पंचाला, पंचाला की जो कैपिटल है वो दो कैपिटल है, एक है अहिछत्र और दूसरा काम्पिल्य, ठीक, ये दोनों नाम याद रखिएगा। तो पंचाल की जो है कैपिटल अहिछत्र और काम्पिल्य, ये जो है क्षेत्र वेस्ट आज की डेट में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में मिलेगा। कुरु की राजधानी, कुरु की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है, ये मेरठ और साउथ ईस्टर्न मतलब कि जो दक्षिण पूर्वी हरियाणा वाला क्षेत्र है उसमें आपको कुरु वाला महाजनपद मिलेगा। मत्स्य की अगर बात की जाए तो मत्स्य की कैपिटल विराटनगर, और यह जो है राजस्थान जयपुर वाला क्षेत्र है। चेदी, चेदी महाजनपद की अगर बात की जाए तो यह है सोथिवती या बांदा, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र मिलेगा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, कौन सा, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। अवंती की बात क्या है तो अवंती में दो अवंती है, एक है उत्तरी अवंती और एक है दक्षिणी, ठीक है। तो इसकी कैपिटल उज्जैनी और महिष्मती, ये दोनों का नाम याद रखिएगा। और ये आज की डेट में मध्य प्रदेश जो मालवा वाला क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलेगा। गंधार की अगर बात की जाए तो इसकी कैपिटल तक्षशिला, और ये जो है रावलपिंडी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में या अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में मिलेगा। कंबोज की बात की जाए तो ये है पुंछ, एक्चुअली इसकी जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा जो है आपको मिलेगा अफगानिस्तान वाले एरिया में, ठीक है। अस्मक, ये जो है इसकी जो कैपिटल है प्रतिष्ठानपुर या पैठन, ये दोनों नाम याद रखना है, प्रतिष्ठान ऑप्शन में आ जाए या पैठन आ जाए, ये इसकी कैपिटल होगी, किसकी, अस्मक की। और ये जो है वो गोदावरी तट में मतलब कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे आपको अस्मक क्षेत्र जो है वो फैला हुआ था। वज्जी की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है वैशाली, जो कि बिहार के वैशाली वाला क्षेत्र है। मल्ल की अगर बात की जाए तो ये है कुशीनगर या कुशीनारा, जो कि आज की डेट का देवरिया जो है उत्तर प्रदेश का जो देवरिया जिला है वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है 16 महाजनपद थे, ये उनकी राजधानियाँ थीं और वर्तमान में उनकी स्थिति कहाँ मिलेगी वो आपने देखा है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा फैज़ाबाद में, ठीक, इसको याद रखिएगा। तो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा कहाँ है, फैज़ाबाद। नेक्स्ट, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये था हुसैन शाह, ठीक है, कौन, हुसैन शाह। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो जौनपुर के सरकी वंश का जो अंतिम शासक है वह है हुसैन शाह, और इस वंश की स्थापना मलिक सरवर के द्वारा 1394 में की गई थी। कब की गई थी, 1394 में। जौनपुर शहर की स्थापना 14वीं शताब्दी में, ध्यान दीजिएगा 14th सेंचुरी में जौनपुर की स्थापना होती है, और किसके द्वारा की जाती है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक। तो FST मतलब कि फिरोज शाह तुगलक इसकी स्थापना करता है, और किसके नाम पे करता है, मोहम्मद बिन तुगलक है जो MBT है उसके नाम पे करता है, ठीक है, जिसका बचपन का नाम या ये कहा जाए जो वास्तविक नाम था वो जौना खां था, ठीक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो MBT है मोहम्मद बिन तुगलक, उसका वास्तविक नाम था जौना खां, और उसी के नाम पे जौनपुर शहर की स्थापना की जाती है, और यह स्थापना जो है किसके द्वारा की जाती है, FST के द्वारा, मतलब कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था, ठीक है। तो आपको जो है उनका नाम बताना है जो 1924 के जो कानपुर संयंत्र है उसमें शामिल नहीं थे। तो ये थे MA अंसारी, बाकी के 3 जो थे वो कानपुर संयंत्र के इसमें शामिल थे। तो कानपुर संयंत्र में मुजफ्फर अहमद थे, नलनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, और इनके साथ में SA डोंगे शामिल थे, ठीक है।
हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी है उत्तर प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मांडा नहीं बोला जा रहा है, ये है मांडी। मांडी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीपीसीएस प्री 2021 में ये पूछा गया है प्रश्न। अगला, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? ठीक है, तो ये था कालिंजर। ठीक, तो कालिंजर का वार जो है वह 1545 में लड़ता है। कब? 1545 में। और 1545 जो कालिंजर वार है, इसी के दौरान जो है बम फटने की वजह से, या ये कहें गोला बारूद फटने की वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, तो 1945 में जो है इसका लास्ट अभियान होता है कालिंजर का अभियान, और इसी समय इसकी मृत्यु भी हो जाती है। किसकी? शेर शाह सूरी की। अच्छा, कन्नौज का वार कब होता है, जिसको बिलग्राम वार भी बोलते हैं? ये होता है 1540 में, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? आपको बताना है कि कौन जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में हुलास भी है, ठीक, आलमगीरपुर भी है मेरठ के पास, मांडी पिछले प्रश्न में भी देखा हम लोगों ने। तो हुलास, आलमगीरपुर और मांडी, ये तीनों जो हैं उत्तर प्रदेश में। जो नहीं है वो कौन है? देसलपुर। तो देसलपुर उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो फिर कहाँ पे? तो ये है गुजरात में। ठीक है, ये है गुजरात में। अब गुजरात में कहाँ? कच्छ। ठीक है, तो गुजरात कच्छ में आपको देसलपुर की साइट मिलेगी, जो कि सिंधु सभ्यता से संबंधित है। कन्नौज पर ध्यान दीजिएगा, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार शासक था राज्यपाल। ठीक है, और यह जो है अपने कायरपन की वजह से या डर के एक किले में जा छुपा था, और बाद में जो है विद्याधर जो है इसको हटा के जो है गुर्जर प्रतिहार शासक बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय, उस समय जो शासक होता है वो राज्यपाल होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र के कारण, ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का केंद्र के कारण सिराज ए हिंद, ठीक है, सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो ये है जौनपुर। ठीक, तो जौनपुर को जो सिराज ए हिंद कहा जाता था, और क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह जो है मध्यकाल में, मिडाइवल टाइम पीरियड में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज मतलब कि उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? ठीक है, तो प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद था, उस पे अंग्रेजों का अधिकार जो है कब स्थापित होता है, ये पूछा जा रहा है। तो यह वर्ष था 1797। ठीक है, तो वर्ष 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित होता है। देखिए, सुजाउद्दौला, इसका नाम याद रखना। सुजाउद्दौला के बाद आसफुद्दौला, और फिर 1797 ईस्वी में उसका जो भाई है सआदत अली अवध का नवाब बनता है। तो सआदत अली जो है कब बनता है? 1797 में। और इसी समय जो है अंग्रेज प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद हुआ करता था, उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो देखिए, सआदत अली ने 1801 ईस्वी में प्रयागराज सहित अन्य क्षेत्रों को अंग्रेजों को सौंप दिया था, और जिसके बदले में उसे सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो अंग्रेजों से सुरक्षा के एवज में वो क्या करता है, इस तरह के किले जो प्रयागराज और जो अन्य किले हैं उनको जो है अंग्रेजों को सौंप देता है, और इसके बदले में किस चीज़ की गारंटी लेता है? सेफ्टी की गारंटी लेता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है? तो जो 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसमें ये बात आती है। ठीक है, कौन सा? 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो 1833 के चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र कहाँ से? बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। और कब किया जाता है? 1833 ईस्वी में।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो महोदय श्री के नाम से जानते हैं कन्नौज को, ठीक, जो कि उत्तर प्रदेश की इत्र नगरी है। ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये थे राजा चेत सिंह। एक्चुअली उस टाइम पे था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने राजा चेत सिंह के ऊपर एक्स्ट्रा कर लगा दिए थे, जिसको राजा चेत सिंह ने देने से मना कर दिया था, और इस वजह से उनको जो है विद्रोह करना पड़ा। किसके खिलाफ? वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। और इसी विद्रोह को बोलते हैं बनारस विद्रोह। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? ठीक, तो यह शहर है गोरखपुर। तो गोरखपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। थोड़ा डिटेल में जानते हैं, यहाँ से प्रश्न आता है, इस वजह से इसको डिटेल में जानना जरूरी है। देखिए, 19 दिसंबर 1927 पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी। और 9 अगस्त 1925, ये डेट याद रखना है, 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। तो इन चारों क्रांतिकारियों का नाम हमें याद रखना है। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म थोड़ा और जानते हैं डिटेल में। इनका जन्म 11 जून 1857 को शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में। कब? 11 जून 1857 को। और अभी एक और चीज़ याद रखना है, अभी जो यूपी गवर्नमेंट है, जो वर्तमान यूपी गवर्नमेंट है योगी आदित्यनाथ की, उसमें जो काकोरी कांड है उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। और अब जो है जो काकोरी षड्यंत्र केस है या काकोरी कांड है, उसको अब क्या बोला जाएगा? काकोरी ट्रेन एक्शन। ये जरूर याद रखिए, जो काकोरी कांड है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। तो जो क्रांतिकारी थे उनका भी नाम याद रखना है, साथ में इसका जो नाम चेंज हुआ है उसको भी याद रखना है, और ये जो घटना है कब की है उसको भी याद रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ था जिसका नेतृत्व किया था। ठीक है, यहाँ पे ये जो एका है इसको याद रखना है। ठीक है, तो एक जो बहुत बड़ा जो आंदोलन था, ठीक, उसका नेतृत्व किसने किया था ये पूछा जा रहा है। तो ये है मदारी पासी। ये 1921-22 का जो है ये आंदोलन था, जिस समय जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो मदारी पासी का नाम याद रखिएगा, इनका नाम आता है एका मूवमेंट से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न ये है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है लखनऊ में। कब? 1936 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष होते हैं सहजानंद सरस्वती। तो सहजानंद सरस्वती की देखरेख में कौन सा अखिल भारतीय किसान सभा की जो है स्थापना होती है? कहाँ पे? लखनऊ, 1936 में। लखनऊ में स्थापित, फिर से वहीं से प्रश्न है, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में, यहाँ पे जो नाम पूछा जा रहा है महासचिव का, ठीक है, जो चीफ सेक्रेटरी है, महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से कौन जो है महासचिव बनाए गए थे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये थे एनजी रंगा। अगर महासचिव का नाम पूछा जाए अखिल भारतीय कांग्रेस का तो वो थे एनजी रंगा, और अध्यक्ष की अगर बात किया जाए तो वो थे सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ठीक है, तो ऐतिहासिक काल में हमें जो है वो बुद्ध का नाम जो है उत्तर प्रदेश क्षेत्र से जो है वो संबंधित है। राम का नाम, ठीक, अयोध्या नगरी राम जी से संबंधित है। लखनऊ नवाब, लेकिन ये जो टर्म है महाराज, ये जो है उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता है। आपको जो है बुद्ध, राम और नवाब, ये जो है तीनों चीज़ उत्तर प्रदेश से संबंधित दिखती हैं,
लेकिन ये जो महाराज जो टर्म है वो उत्तर प्रदेश क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर जो है ए है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था, ठीक है, या ये कहा जाए कि अवध राज्य को जो है कब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो यह वर्ष था 1856 ईस्वी। और जो मिलाने का कारण था वहाँ पे कुशासन, ठीक है, मतलब कि शासन व्यवस्था अच्छी ना होने की वजह से अंग्रेजों ने ये दलील दिया, अंग्रेजों में कौन, लॉर्ड डलहौजी ने, कि अवध क्षेत्र को अब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना चाहिए और हमारे द्वारा जो शासन व्यवस्था की जाएगी वो उम्दा क्वालिटी की जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। अवध का अंतिम नवाब जो वाजिद अली शाह था, इसका जो टाइम पीरियड था 1847 से 1856, ठीक, ये भी याद रखिएगा 1847 से 1856, क्योंकि 1856 में तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध राज्य को मिला लिया गया था, तो फिर नवाब ये खत्म। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन, ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने बताया, कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और मिलाने वाला उस समय जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल, वो कौन था? डलहौजी। तो डलहौजी ने अपने व्यापकगत सिद्धांत, मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पहले उसने क्या किया, 1848 ईस्वी में सतारा को मिलाया। इसके बाद उसने जैतपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर, और इसी क्रम में, ठीक, इसी क्रम में मतलब कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से का कॉन्सेप्ट था उसका, ठीक, राज्य हड़प की नीति, उसी के तहत उसने अवध को भी अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और कारण क्या बताया था? कुशासन। महालवाड़ी, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे बात की जा रही है महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो महालवाड़ी प्रणाली जो है उत्तर प्रदेश और पंजाब में, ये दो जगह का नाम याद रखिएगा। और महालवाड़ी जो है, जो भी ब्रिटिश साम्राज्य था, ठीक, ब्रिटिश भारत के लगभग 30% क्षेत्रों पर महालवाड़ी प्रणाली या महालवाड़ी सिस्टम जो है वो लागू था। और ये सिस्टम किससे रिलेटेड था? लैंड रिवेन्यू से। तो 3 सिस्टम जो है हम अक्सर सुनते हैं, क्या? महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी सिस्टम। और जमींदारी सिस्टम का दूसरा नाम क्या है? स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है, तो यह है बिठूर में, क्या? बिठूर, ऑप्शन नंबर बी। वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो संपूर्ण महाभारत का जो वाचन किया गया था उस जगह का नाम पूछा जा रहा है, ठीक, जहाँ पे 60,000 मुनि जो है वो एकत्रित हुए थे। तो ये है नैमिषारण्य, ठीक है, नैमिषारण्य, जो कि आज की डेट में सीतापुर, जो कि लखनऊ के आसपास वाला जिला है, ठीक है, वहाँ पे ये जगह है। कालपी नगर, ठीक, यहाँ पे कालपी नगर की बात की जा रही है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है यमुना नदी के तट पे, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर, जी हाँ, वाराणसी, ऑप्शन डी। गुप्त काल में टेराकोटा, ठीक है, टेराकोटा क्या होता है? पक्की मिट्टी ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर, ध्यान दीजिएगा, भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के दिए गए जो 4 शहर हैं उनमें से किस जगह पे है? ठीक है, तो भीतरगांव मंदिर आपको देखने को मिलेगा कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी। वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये करवाया गया था रानी अहिल्याबाई के द्वारा, ठीक है, रानी अहिल्याबाई के द्वारा वाराणसी का जो विश्वनाथ मंदिर है उसका निर्माण किया गया था, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कौन से जगह में मिलेगा? आपको बिठूर में मिलेगा, ऑप्शन ए। आगरा का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। तो शाहजहां ने आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण कराया था, इसको याद रखिएगा। नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण, ठीक है, शैलोत्कीर्ण का मतलब कि पत्थर पे उत्कीर्ण जो प्रतिमा है, ठीक, वो कहाँ पाई गई है?
तो ये पा गई है दुधई, और दुधई जो है आज की डेट में ललितपुर जिले में मिलेगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आने वाले दुधई गांव में नृसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोत्कीर्ण प्रतिमा, मतलब पत्थर पर उकेरी गई प्रतिमा जो है आपको मिलेगी। और यह प्रतिमा जो है वो 35 फीट ऊंची है। कितना? 35 फीट ऊंची है। और इस प्रतिमा का मुख शेर, जो मुखमंडल है वो शेर, और शरीर जो है मनुष्य का दिखाया गया है, जो कि हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो ये जो है वो 35 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो मिली है कहाँ पे? दुधई गांव में। और दुधई गांव जो है वो किस जिले में? उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। कुशीनगर, ठीक, ये जो है प्रश्न जो है यह है कि कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध, ठीक, तो गौतम बुद्ध को यहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, या ये कहा जाए यहाँ पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक, तो महापरिनिर्वाण को जो है वो महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु है वो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, और महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको निर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे वो यहाँ पे मर गए थे, इसकी जगह पे ये लिखा गया होता है कि यहाँ पे इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, तो ये भी आप सही मानी गए। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर मर गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ का ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट, घोषित राम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार ये प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, घोषिताराम जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे वह कहाँ पे? तो ये स्थित है कौशाम्बी में। ठीक, तो घोषिताराम जो है एक उद्यान है जहाँ पे महात्मा बुद्ध कुछ पल के लिए विश्राम किए थे, आराम किए थे। ठीक, तो ये जो है आज की डेट में कौशाम्बी जिले में आपको मिलेगा, ऑप्शन डी। अगला, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म जो है वो वाराणसी, बनारस में हुआ था। थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म काशी वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 ईस्वी को। इन्होंने माधुरी, मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ हंस व जागरण नामक पत्र का प्रकाशन भी किया। और भारतीय साहित्य जगत में, ध्यान दीजिएगा, इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा या उपाधि से नवाजा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि उपन्यास सम्राट किसको कहते हैं, तो वो हैं मुंशी प्रेमचंद। इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियों के नाम जान लेते हैं। तो गोदान बहुत चर्चा में रहती है, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, गबन, करबाला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, मानसरोवर। और मानसरोवर क्या है? यह है कहानी संग्रह। तो जो मुंशी प्रेमचंद की ये जो प्रसिद्ध कृतियां हैं उनका भी नाम याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया, जो कि स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह मिलेगा आपको मथुरा, उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी संत, ठीक, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इनकी दरगाह है फतेहपुर सीकरी। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह मिलेगी। ठीक, तो ये जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो यह उत्तर प्रदेश के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है MCQ प्रश्न थे, और इनके साथ में कुछ हम लोगों ने तथ्यों को जाना। यह वीडियो कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।